आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के सीयूटी के वन शॉट सीरीज सेशन में, जहां पे चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप सभी के लिए लेकर आई हूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर यहाँ पे बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैसे सीबीएसई में जनरली कैसे हो रहा है, तो सीबीएसई में कम था, इसमें ज्यादा है, कुछ ओमिटेड है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। बट एक लॉक था ऐसा चैप्टर है जिसमें सीबीएसई में आपने जितना पढ़ा था उससे कम यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है, एक लौता। और वो भी ऐसे चैप्टर में वरदान मिल गया जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था, बहुत ज्यादा केओस क्रिएट होता था, चीजें समझ में नहीं आती थी, ठीक है। तो भाई देखा जाए तो वैसे मैं तो वरदान ही कहूंगी, तो ये आपको एक बेनिफिट यहाँ पे मिल गया है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो सीयूटी के सिलेबस के मुताबिक इसमें आपको कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करने हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है आपको बेसिक्स तो कवर करना है कि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, उसका रोल इंपॉर्टेंस क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद अब डायरेक्ट नेक्स्ट टॉपिक फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जा रहे हो। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सब था ना, नहीं है, तो डायरेक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जा रहे हो। उसके बाद अब जा रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर पे, उसके मीनिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे यहाँ पे पॉइंट्स आप कवर करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, जो सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर था कि फिक्स कैपिटल क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, और फिक्स कैपिटल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर्स यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो जाहिर सी बात है पहले उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कवर कर लेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा, कंपनी अगर करना है, बिजनेस अगर शुरू करना है, कंपनी को अगर चलाना है, तो कोई भी बिजनेस या कंपनी को चलाने के लिए हमें चाहिए खूब सारे रिसोर्सेस, पैसे भी चाहिए, लोग भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। अगर प्रोडक्शन करना चाहते हो तो ये सारे होते हैं आपके रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस को यूज करके या प्रोबेबली एफिशिएंटली यूज करके आप अपने बिजनेस को रन करते हो, प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट करते हो और अपने बिजनेस को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाते हो। बट यहाँ पे जब बात आती है पैसों की, तो फाइनेंस को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन अ कंपनी माना जाता है। हम कहते हैं कि फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस, कि भाई एक इंसान के शरीर में खून की जितनी जरूरत होती है उतनी ही एक बिजनेस में फाइनेंस की जरूरत या पैसों की जरूरत होती है। क्योंकि बिजनेस शुरू करना है, पैसे चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, पैसे चाहिए, बिजनेस को चलाना है, रोज के खर्चे निकालने हैं तो पैसे चाहिए। तो फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एक बिजनेस में होता है। बट ये पैसा आएगा कहां से, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा आ गया तो उसको इस्तेमाल कहां पे करोगे, ये जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप फाइनेंस को लेकर लेते हो, या आपके पैसों को बिजनेस में कैसे, कब, कहां इन्वेस्ट करोगे, कहां से पैसे आएंगे, कितने पैसे लाए जाएंगे, ये पैसों के रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेते हो, इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत सिंपल वे में आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स तो आपको यहाँ पे किताबों में दिया ही होता है डेफिनेशन। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है, तो सबसे पहले आता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। एफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मान के चलिए यहाँ पे हमें फंड्स की जरूरत है, हमें यहाँ पे पैसों की जरूरत है। अब मेरा सवाल है बेटा कितने पैसे चाहिए, तो हम कहते हैं कि हमें यहाँ पे 100 करोड़ फंड्स की जरूरत है या 100 करोड़ पैसे की जरूरत है। अब ये 100 करोड़ लाने के कई तरीके हो सकते हैं। हम ये 100 करोड़ इक्विटी से ला सकते हैं, हम ये 100 करोड़ डिबेंचर्स रेज करके ला सकते हैं, हम ये 100 करोड़ यहाँ पे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेकर ला सकते हैं। तरीके तो कई है, बट इसमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे बेटर यहाँ पे तरीका कौन सा है, सबसे कम खर्च कहां पे है, सबसे कम रिस्क कहां पे है, ये कैलकुलेट करके बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस को यहाँ पे चूज करना। तो भाई एक्विजिशन मतलब लाना, अक्वायरिंग, लाना एफिशिएंटली, कि जहां पे सबसे बेस्ट आपको तरीका मिले लाने का पैसा, उसको आपको अपनाना है। उसके बाद मान के चलिए इससे आपने सिलेक्ट कर दिया कि मैं काम करूंगी, इन दोनों मेथड्स को यूज करूंगी। जो 100 करोड़ है उसमें से 70 करोड़ इक्विटी से लाऊंगी, 30 करोड़ यहां पे मैं डिबेंचर से लाऊंगी। चलो ठीक है, आपने सोर्स को तो सिलेक्ट कर लिया, तो यहां पे एफिशिएंट एक्विजिशन तो हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि आपके पास ये 100 करोड़ कैपिटल
या तो फंड्स इकट्ठा हो गया। आप ये 100 करोड़ को इस्तेमाल कहां करोगे? तो मेरे पास मान के चलिए ये 100 करोड़ का, मेरे पास ये 100 करोड़ का फंड्स आ जाता है, तो इसमें से मैं कितना पैसा फिक्स एसेट्स में डालूंगी, कितना पैसा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में डालूंगी। ये जो डिसीजंस हम लेते हैं ना कि हमारा पैसा कब कहां कैसे इस्तेमाल होगा, क्योंकि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसको आप वेस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत सोच समझ के यहाँ पे एफिशिएंटली इसको इस्तेमाल करना है। तो इसको हम कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, राइट। साथ ही साथ एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। तो यहाँ पे एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस क्या कहता है, ठीक है, बता देती हूं। अगर ये आप नोट करना चाहते हो तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अगर स्क्रीनशॉट हो गया है तो हम आगे बढ़ते हैं अप टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे मैंने आपको ये तो बता दिया एफिशिएंट एक्विजिशन क्या होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन क्या होता है। अब हम आते हैं टू द एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ठीक है। अब यहां पे आपने देखा था कि मैंने यहां पे टोटल कितने फंड्स रेस किए, तो मैंने टोटल यहां पे 100 करोड़ फंड्स रेस किए। ये 100 करोड़ फंड्स में से मैंने जो है 70 करोड़ रेस किए थे बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, राइट। और जो बाकी के 30 करोड़ बच गए, ये 30 करोड़ मैंने कैसे रेस किए थे, तो ये मैंने रेस किए थे बाय इशूइंग डिबेंचर्स, राइट। अब डिबेंचर्स की तो अगर बात करें तो ये जो 30 करोड़ है, ये जो डिबेंचर्स है, ये तो क्रेडिट है, एक तरीके से उधारी है। उधारी है तो इनको मैं जो भी इनका पैसा है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दूंगी, बात खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि ये जो 70 करोड़ है ये इक्विटी शेयर से है। अब हम यहां पे जानते हैं कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को हम यहां पे क्या मानते हैं, ओनर्स ऑफ द कंपनी मानता है। तो ओनर्स को क्या मिलता है, ओनर्स को यहां पे बिजनेस में मिलता है प्रॉफिट। बट इस बिजनेस में तो 70 करोड़ पैसे शेयर होल्डर से आए हैं, मतलब बहुत सारे ओनर्स हो गए, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, 1 2 या 3 तो नहीं होंगे। तो यहां पे इतने सारे ओनर्स में जो भी प्रॉफिट होगा वो तो आपको बांटना है। मान के चलिए हम यहां पे एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए कि आपकी उस साल में इनकम हो गई यहां पे 70 करोड़। इसमें से पूरा सारा आपने अपना खर्चा जब निकाला, ठीक है, जो भी एक्सपेंस है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, टैक्सेशन हो, हर खर्चा निकालकर समझो यहां पे आपका टोटल 40 करोड़ का खर्चा हुआ। अब आपके पास 30 करोड़ यहां पे फाइनल बचे। ये 30 करोड़ जो सब खर्चे निकालने के बाद बच जाते हैं, इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम बोले तो क्या, सारे खर्चे निकालने के बाद अंत में जो पैसा बच जाता है उसको हम कहते हैं रेसिडुअल इनकम। इसमें मैंने मेरे सारे वर्किंग कैपिटल के कॉस्ट निकाल दिए, इसमें से मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, इसमें से मैंने टैक्स निकाल दिया, सब कुछ निकालने के बाद जो पैसा बचा वो है रेसिडुअल इनकम। अब ये जो रेसिडुअल इनकम है या ये जो यहां पे सरप्लस है, ये मुझे क्या करना है, तो इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये जो हम प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बेटा इसको क्या टर्म दिया जाता है, तो इसको कहा जाता है डिविडेंड। क्या टर्म दिया जाता है, डिविडेंड। अब क्या ये जरूरी है कि अगर ये आपका पूरा 30 करोड़ रुपीस है तो ये पूरा 30 करोड़ में बांट दो डिविडेंड के तौर पे? नहीं। काफी बार ऐसा होता है कि कंपनी कहती है कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ है उसका एक हिस्सा हम साइड में रख देंगे और बाकी का जो हिस्सा यहाँ पे बच गया, ये बाकी का हिस्सा हम डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो पैसा आप साइड में रखते हो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो ये जो हम डिसीजन लेते हैं कि भाई अंत में जो मेरे पास पैसा बच गया वो पैसे में से मैं सारा डिविडेंड दे दूं या थोड़ा साइड में रखूं, कितना साइड में रखूं, तो ये डिसीजन हम लेते हैं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। ये भी तो कंपनी के पैसों से जुड़ा है ना, तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है।
तो मुझे जो पैसा चाहिए वो आएगा कहां से, पैसा आने के बाद इस्तेमाल कहां पे होगा, पैसे इस्तेमाल करने के बाद कंपनी ने अगर अच्छा काम किया और कंपनी में अगर प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट है उसको बांटेंगे कैसे, क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे देंगे या फिर कुछ एक अमाउंट हम यहाँ पे साइड में रखेंगे। ये सारे डिसीजंस जो हम यहाँ पे लेते हैं, रिपीट कर रही हूं, ये सारे डिसीजंस जो हम यहाँ पे लेते हैं इन्हीं को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंपनी के फाइनेंसेस रिलेटेड या पैसों के रिलेटेड जो भी डिसीजंस है उसको लेकर यहाँ पे कंसर्न रहता है। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है यहाँ पे रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो यहाँ पे एज अ फाइनेंस मैनेजर इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है वो कितने होंगे, तो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स। देखिए बेटा, फिक्स एसेट्स में एक पैसा बहुत ज्यादा लगता है, दूसरा फिक्स एसेट्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। तो फिक्स एसेट्स को लेकर एज अ मैनेजर अब जो भी डिसीजन लेते हो उस पे कहीं ना कहीं कंपनी का सक्सेस, सर्वाइवल, प्रॉफिट ये डिपेंडेंट होता है। तो इसको लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं भाई बहुत सोच समझ के आपको लेने हैं कि आउट ऑफ द टोटल फंड्स फिक्स कैपिटल में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कैसे इन्वेस्ट होगा, किस में इन्वेस्ट होगा एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है अमाउंट इन कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। जैसे फिक्स एसेट्स को लेकर इंपॉर्टेंट डिसीजंस फाइनेंस मैनेजर्स लेते हैं, वैसे ही करंट एसेट्स है, जैसे कैश है, स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो हमें डिसीजंस लेना है कि भाई करंट एसेट्स में मेरा कितना पैसा है, करंट एसेट्स में कितना पैसा डालूंगी या रहेगा, ये भी आपको यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट डिसीजन मानकर इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे रूल क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, देखिए बेटा, आप जो भी फंड्स रेज करते हो, अब कुछ एरियाज होते हैं जहां से फंड्स रेज करते हो विच इज फॉर लॉन्ग टर्म। जैसे अगर मैं इक्विटी से, डिबेंचर से पैसा लेती हूं तो ये लॉन्ग टर्म फंड्स हो गया। बट कुछ ऐसे भी एरियाज है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप शॉर्ट टर्म मतलब 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल के लिए भी पैसा रेज कर सकते हो। जैसे कमर्शियल बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर्स है एंड सो ऑन। आगे के चैप्टर में डिटेल में करना है, बट आपको एक चीज समझना है कि कुछ पैसे हम लंबे समय के लिए यहाँ पे रेज करते हैं, तो कुछ पैसे हम यहाँ पे शॉर्टर टर्म, छोटे समय के लिए यहाँ पे रेज करते हैं। तो कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए रेज करना है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज किया, जैसे फॉर एग्जांपल डिबेंचर, अब डिबेंचर में 10 साल या उससे ज्यादा के लिए आप पैसे रेज करते हो, तो उतने सालों के लिए आपको इंटरेस्ट कमिटमेंट भी तो देना है, उतने सालों के लिए आपको उनको रेगुलरली इंटरेस्ट भी तो पे करना है। तो कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। एक एग्जांपल देती हूँ, मान के चलिए सेम हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे कंपनी को 100 करोड़ चाहिए। ठीक है, कितने पैसे हमें रेज करने हैं, तो हमें यहाँ पे 100 करोड़ रुपए रेज करने हैं। अब ये 100 करोड़ में से मैं कहती हूं कि 70 करोड़ रुपीस जो है मुझे चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करना है तो ये मैं इक्विटी से भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्स है, डिबेंचर से भी कर सकती हूँ, ये भी एक लॉन्ग टर्म कैपिटल सोर्स है। दोनों में मुझे 10 साल या उससे ज्यादा समय के लिए पैसा मिल सकता है ना। पहला तो डिसीजन लिया कि मेरे को जो 100 करोड़ चाहिए उसमें से 70 करोड़ लॉन्ग टर्म के लिए लूंगी, 30 करोड़ शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, 30 करोड़ में शॉर्ट टर्म में रीपे कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड डिसीजन क्या लिया कि 70 करोड़ जो लॉन्ग टर्म के लिए मैं ले रही हूं उसमें से कितना इक्विटी होगा, कितना बोरोड होगा। जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो पूरा इक्विटी से लाओ ना, उसमें से बोरोड भी हो सकता है। अभी मैं कह सकती हूँ कि ये जो मेरे को 70 करोड़ चाहिए उसमें से मैं 40 करोड़ इक्विटी से रेज कर रही हूँ, 30 करोड़ जो है मैं डिबेंचर्स से रेज कर रही हूँ, दोनों तो लॉन्ग टर्म में आ गया। तो ये भी क्लासिफिकेशन भी आपको तय कर रहा है कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज कर रहे हो उसमें से कितना डेट होगा, कितना मेरा इक्विटी होगा, राइट। नेक्स्ट क्या कहता है, ऑल आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है कि देखो बेटा, फाइनेंशियल डिसीजंस आप जो भी लेते हो,
कितना पैसा इक्विटी से आएगा, कितना पैसा डेट से आएगा, कितना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए आएगा, कितना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, ये हर एक डिसीजन का इंपैक्ट एंड इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट पे होता है। तो भाई मुझे सोच समझ के डिसीजंस लेना है, मुझे ये इंपैक्ट चेक करना है कि मेरे डिसीजन से मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। अगर लॉस साइड यहां पे बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है एंड कंपनी यहां पे लॉस में जा सकती है, तो जाहिर सी बात है मैं अकॉर्डिंगली इसको चेक करूंगी। समझ रहे हो? तो यहां पे मुझे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हुए ये डिसीजंस लेने हैं। याद रखना, एवरी फाइनेंशियल डिसीजन का इंपैक्ट का इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या तो स्टेटमेंट में होगा। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिंपल साधारण भाषा और शब्दों में मैं अगर कह दूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर या कोई भी अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो तो ऐसे केस में आपका प्राइमरी एम होना चाहिए आपके ओनर्स का बेनिफिट। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में ओनर्स बोले तो कौन? आपके शेयर होल्डर्स, राइट? तो यहां पे आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है, चाहे वो डिसीजन रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ फंड्स है, चाहे वो डिसीजन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स है, चाहे वो डिसीजंस रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है, हर डिसीजन का अल्टीमेट एम एक ही होता है कि जो मेरे ओनर्स है, मेरे शेयर होल्डर्स है, उनका इसमें फायदा हो। दैट्स इट। अब ओनर्स का फायदा किस तरीके से हो सकता है? तो सबसे पहला तरीका होता है कि यहां पे मैं शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करूं। इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट भी कहते हैं। दिस इज द प्राइमरी एम जो मैं आपको बता चुकी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे करूं, राइट? सबसे पहले अगर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जो मेरे शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके लिए गेनफुल है, बेनिफिशियल है, वो डिसीजन मैं लूं। मुझे लगता है ये डिसीजन लेने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, डिसीजन सही है। मुझे लगता है कि डिसीजन लेने से मेरे शेयर होल्डर्स के शेयर की जो प्राइसेस है, आज वो शेयर 500 रुपए का है तो ये डिसीजन लूंगी तो वो शेयर का प्राइस 700 रुपए हो जाएगा, तो वो डिसीजन सही है। तो कोई भी ऐसा डिसीजन जिससे शेयर होल्डर्स गेन करते हैं, चाहे उनको ज्यादा डिविडेंड मिलता है, चाहे उनका मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज होता है, ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना चाहिए, राइट? तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी ऐसा मोड ऑफ फाइनेंसिंग, कोई भी तरीके से फाइनेंसिंग का इस्तेमाल जिससे अल्टीमेटली आपका प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर या मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इंक्रीज होता है, तो इसको एफिशिएंट, करेक्ट, सही फाइनेंसिंग डिसीजन कहा जाता है। शेयर होल्डर का डिविडेंड बढ़ा, शेयर होल्डर के शेयर्स का मार्केट प्राइस बढ़ा, दोनों में शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हुआ, उनका गेन हुआ, उनको बेनिफिट हुआ, तो ये करेक्ट डिसीजंस है। तो हर डिसीजन लेने से पहले आपको ये चेक करना है कि इसका इंपैक्ट ऑन शेयर होल्डर्स, उनके वेल्थ पे क्या होगा। अगर उनका वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, डिसीजन के साथ प्रोसीड करो। अगर कोई भी डिसीजन से शेयर होल्डर्स का यहां पे लॉस हो सकता है तो वो डिसीजन मत लो। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है बेटा यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सबसे पहले मैं अगर यहां पे फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करती हूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली है क्या? ये तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी बिजनेस में फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है और कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के फंक्शन नहीं कर सकता है। मतलब मुझे अगर बिजनेस को चलाना है, मुझे अगर बिजनेस को रन करना है तो उसमें फाइनेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो मुझे यहां पे चाहिए। अब इस केस में सवाल ये आता है कि कितना पैसा चाहिए और कब चाहिए। अब आप बोलोगे मैम क्या फर्क पड़ता है, 20-25 करोड़ चाहिए तो सेफ्टी साइड पे 35 करोड़ रेस करने का। गलत हो। देखो बेटा, अगर आप यहां पे दोनों चीजें करते हो, एक ओवर रेजिंग ऑफ फाइनेंस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान चलिए कि आपको एक्चुअल नीड ऑफ फाइनेंस कितनी है, तो मैं कहती हूं 20 करोड़, बट आप रेस कितना कर रहे हो, इकट्ठा कितना कर रहे हो, तो लेट अस से 30 करोड़। ठीक है, तो यहां पे ये 30 करोड़ में से मैंने जो है
15 करोड़ यहां पे इक्विटी से लिया एंड 15 करोड़ मैंने यहां पे डेट से लिया। अब मुझे चाहिए 20 करोड़, रेस कितने किए? 30 करोड़, इस्तेमाल कितना हुआ? 20 करोड़। तो ये जो मैंने पैसा रेस किया इसमें से सबसे पहले 10 करोड़ तो साइड में ऐसे ही पड़े रहेगा, कोई प्रोडक्टिव यूज में नहीं लगेगा। मान के चलो कि अगर मैं 20 करोड़ रेस करती तो यहां से 10 करती, यहां से 10 करती, 50-50 रेशियो में रख रही हूं, चेंज नहीं कर रही हूं। ज्यादा इक्विटी से लाने से शेयर होल्डर्स का कंट्रोल डाइल्यूशन हुआ, प्रॉफिट भी ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डिविडेंड पर शेयर भी कम हो गया। ज्यादा डेट लाने से 5 करोड़ रुपए पे बिना मतलब बिना काम के आप ब्याज भर रहे हो, तो ज्यादा पैसे लाके कॉस्ट टू द कंपनी बढ़ा रहे हो ना, और शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कम कर रहे हो, तो ये गलत है। अब दूसरा तरीका या दूसरी गलती जो आप यहां पे कर सकते हो वो है rather than over under estimating। ठीक है, मतलब एक्चुअल जरूरत है 20 करोड़ की, मान के चलिए आपने उसके बदले सिर्फ 10 करोड़ रेस किए, सेम 5-5 पकड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर मुझे अगर कोई काम करने के लिए 20 करोड़ चाहिए, मेरे पास अगर सिर्फ 10 करोड़ अवेलेबल है, क्या वो काम मैं सही तरीके से एफिशिएंसी के साथ, कंप्लीट प्रोडक्टिविटी के साथ, क्वालिटी मेंटेन करके कर सकती हूं? नहीं। तो बिकॉज लैक ऑफ फंड्स है, फंड्स अवेलेबल नहीं है, पैसा आपके पास इनफ नहीं है, आपका काम सही से नहीं होगा। तो दोनों केस में बिजनेस का नुकसान है। जरूरत से कम पैसा लाया तो भी नुकसान है, जरूरत से ज्यादा पैसा लाया तो भी नुकसान है। और इसीलिए आता है पिक्चर में द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यहां पे क्या होता है कि आप पहले से डिसाइड करो कि भाई आपको अपने काम पे, अपने प्रोजेक्ट पे, अपने बिजनेस के लिए कितना पैसा यहां पे चाहिए, किस चीज के लिए आपको चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली फंड्स को आप रेज करो। मतलब पहले प्लान करो कि आपका काम क्या है, काम क्या है पता चला तो काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा कहां पे आप इन्वेस्ट करोगे, एंड अकॉर्डिंगली आप फंड्स को रेज करो सो दैट इनमें से दोनों गलती ना हो। ठीक है, चलिए भाई, यहां पे कौन से फैक्टर्स है जो आप फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आप करते हो तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलता है, क्यों ये करना जरूरी है, क्यों ये करना इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने आपको कारण बता दिया कि आप ओवर या अंडर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंस यहां पे ना करो, ठीक है, बट इसके कई कारण है, कई बेनिफिट्स है एज अ बिजनेस फाइनेंशियल प्लानिंग करने के। सबसे पहले वो आपको बेटर प्रिपेयर करता है फॉर द फ्यूचर। देखिए बेटा, जब भी हम प्लान करते हैं ना तो बेस्ट पॉसिबल केस और वर्स्ट पॉसिबल केस दोनों की तैयारी रख के करते हैं। हाँ, मैंने माना कि मैंने एस्टिमेट किया कि मेरे प्रोडक्ट का सेल्स यहां पे 30% होगा या 40% होगा, राइट? तो 40 का 50 भी हो सकता है, 40 का 30 भी हो सकता है। मैं दोनों की तैयारी करके चलूंगी कि बाबा 40 सोच के मैं प्लानिंग कर रही हूं, बट 40 का 30 हुआ तो भी मेरे पास प्लान है, 40 का 50 हुआ तो भी मेरे पास प्लान है। तो कम ज्यादा दोनों को पकड़ के हम प्लानिंग करके चलते हैं कि ऐसा हुआ जिसकी पॉसिबिलिटी तो है, तो हम उसके लिए तैयार है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है कि बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस से आप अवॉइड हो जाते हो, मतलब उसको आप टाल सकते हो। कैसे? तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं हम कहते हैं प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस, मतलब ये फ्यूचरिस्टिक है। तो मैं आने वाले फैक्टर्स, चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स जो कल उठ के चेंज हो सकता है, मैं उनको यहां पे पहले से प्रेडिक्ट कर रही हूं कि बाबा कहां पे कब क्या चेंजेस आ सकते हैं। एंड बिकॉज मैं उनको पहले से प्रेडिक्ट करके चल रही हूं, बिकॉज मैंने पहले से फोरकास्टिंग की हुई है, मैं इन चेंजेस के लिए वेल प्रिपेयर्ड हूं। तो अचानक कोई चेंज आ गया, मुझे ये पता नहीं था, मैंने ये सोचा नहीं था, ये वाली सिचुएशन नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है? तो दैट इज कॉल्ड वेरियस फंक्शंस। ठीक है, देखिए बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं।
तो फाइनेंशियल प्लानिंग से हम ये सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेकर प्लान्स बनाते हैं, जिससे सारे डिपार्टमेंट्स इस प्लान का हिस्सा है, कौन कब क्या करेगा सबको यहां पे पता होगा, प्लानिंग का हिस्सा सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि कब कहां क्या होगा, कौन क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो कोई वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहां पे नहीं होगा। एंड जब भी हम प्री प्लानिंग करते हैं तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हम इसको कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर। आज जो हमारी कंपनी की करंट पोजीशन है, जो हमारे टारगेट्स है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, कैसे अपने फाइनेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, कहां पे इस्तेमाल करेंगे, ये पूरी प्लानिंग हम यहां पे करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो इट इज अ लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट, कि भाई यहां पे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, कहां पे हम क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको हम फाइनेंसिंग डिसीजन से यहां पे जोड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो इट मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर, ठीक है, दिस इज मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर, ठीक है। देखिए बेटा, जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम प्री सेट टारगेट्स एंड गोल्स उसमें दे देते हैं। अब इससे फायदा क्या मिलता है हमें, कि हम जब भी प्री सेट टारगेट्स एंड गोल्स दे देते हैं ना, तो क्या वो गोल अचीव हुआ नहीं हुआ, कितना रह गया, ये कंट्रोलिंग करने का मौका हमें मिल जाता है। एंड दैट इज व्हाई प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर हमें करनी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट यहां पे फैक्टर पे जाते हैं, या नेक्स्ट यहां पे कंसेप्ट पे जाते हैं, जो कि है द कंसेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत इजी है टू अंडरस्टैंड। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, कि आपकी कंपनी में जितना भी कैपिटल है, 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, 700 करोड़ है, जितना भी कैपिटल है, उस कैपिटल में कितना पार्ट इक्विटी है, कितना पार्ट डेट है। तो डेट इज टू इक्विटी का ये जो रेशियो है, कितने पार्ट्स डेट है, इतना पार्ट्स इक्विटी है, ये जो रेशियो है, इसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला यहां पे ऑलरेडी गिवन है, बहुत इजी है, D/E, दैट इज डेट अपॉन इक्विटी, जो आपको यहां पे याद रखना है। बट फॉर्मूला के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको यहां पे याद रखनी है, राइट। बेटा देखो, इसको यहां पे अच्छे से मैं बता देती हूं। देखो बेटा, जब भी बात आती है इंक्लूडिंग डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट, जब भी बात आती है इंक्लूडिंग डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहां पे याद रखने हैं। अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इंक्लूड करना चाहते हो, सबसे पहले आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, या तो इंटरेस्ट पेड ऑन डेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, विथ इंक्रीज इन डेट द अर्निंग पर शेयर, EPS बोले तो क्या, द अर्निंग पर शेयर शुड ऑल्सो इंक्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी बेटा मैं कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करती हूं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन मार्क होता है कि जो आप पैसा रेज कर रहे हो, जो भी आप पैसा यहां पे इकट्ठा कर रहे हो, वो डेट से लेके आना है या इक्विटी से लेकर आना है। बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं, आगे मैं इसको कराऊंगी, बट मेन डिसीजन जब भी डेट इंक्लूजन का लिया जाता है, तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स उसमें से ये होते हैं कि एक, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द इंटरेस्ट पेड ऑन डेट,
ठीक है, वरना आप लॉस में जा सकते हो। दूसरा, डेट को बढ़ाने से शेयर होल्डर्स का बेनिफिट बढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव वही होता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो डेट को बढ़ाया और शेयर होल्डर्स का यहाँ पे बेनिफिट बढ़ा, ईपीएस बढ़ा, अर्निंग पर शेयर मतलब जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो यस आप डेट को इंक्लूड कर सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सारे फैक्टर्स को बाकी हम एक एक करके इन डिटेल जरूर करेंगे, ठीक है। मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डेट इंक्लूड करूं, नहीं करूं, ज्यादा करूं, कम करूं, ज्यादा इक्विटी, कम इक्विटी, ये डिसीजन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना होता है, आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन। देखिए बेटा, डेट का मतलब होता है कर्जा। कर्जा लोगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट या ब्याज चुकाना पड़ेगा। अब आपकी कंपनी में रेगुलर सेल्स है, मंथली आपके सेल्स अच्छे खासे होते हैं, मंथली आपको अच्छा खासा कैश फ्लो आ रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, तो ऐसे केस में डेट लेने से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मेरी इनकम रेगुलरली आ रही है तो उसमें से मैं डेट का इंटरेस्ट पे कर सकती हूं। बट अगर नया नया बिजनेस है, मुझे नहीं पता कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा, इनकम आएगी नहीं आएगी, उसमें ऊपर से आपने कर्जा ले लिया, डेट ले लिया, इंटरेस्ट पे कर कैसे पाओगे? और प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं दिया, बराबर है, बट प्रॉफिट हो या नुकसान में जाओ, इंटरेस्ट तो मैंडेटरी है पे करना। तो ऐसे केस में अगर कैश फ्लो पोजीशन सही नहीं है, आपको नहीं पता कि आपका सेल्स होगा नहीं होगा, कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा, डेट से सावधान रहो, डेट पोर्शन कम रखो। सेकेंड फैक्टर है आईसीआर, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अगेन उसका फॉर्मूला है, याद रखना आपको फॉर्मूला को, दैट इज ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। फॉर्मूला बस याद कर लेना मेनली। देखिए बेटा, आईसीआर या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो एज अ कंपनी आपको बताता है कि आप अपने यहां पे कंपनी में अगर डेट इंक्लूड करते हो, डेट परसेंटेज लेते हो, डेट यहां पे डेट के थ्रू पैसा रेस करते हो, तो क्या आप उसके ऊपर इंटरेस्ट जो लागू होता है वो पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर का परसेंटेज ज्यादा आता है या वैल्यू ज्यादा आती है, उसका मतलब है कि आप आसानी से अपना इंटरेस्ट पे कर पाओगे, तो ज्यादा डेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आईसीआर अगर कम आता है, मतलब इंटरेस्ट पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, भाई साहब इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो अपने कैपिटल कंपोनेंट में डेट इंक्लूड ना करें। तो हायर आईसीआर का मतलब यहां पे क्या होता है कि भाई इंटरेस्ट पे कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फंड्स बोरो कर लो। बट लोअर आईसीआर क्या कहता है कि यहां पे इंटरेस्ट शायद पे ना कर पाओ, तो प्लीज कम डेट को बोरो करो, राइट। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आईसीआर ज्यादा तो बोरोड फंड ज्यादा ले सकते हो, आईसीआर कम तो बोरोड फंड्स कम ले सकते हो। बाकी आईसीआर क्या है? एक ऐसा रेशियो है जो आपको समझाने में या जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने में मदद करता है कि क्या आपकी कंपनी अपने इंटरेस्ट कंपोनेंट को कवर कर पाएगी, डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट लागू होता है क्या वो उसको पे कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है द सेकेंड रेशियो, जिसको हम कहते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो, DSCR। आईसीआर का बड़ा भाई है ये। फर्क क्या है? तो आईसीआर कहता है हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी, चलो बराबर है, लेकिन जब आप उधारी पे पैसा ले रहे हो तो इंटरेस्ट तो आपको पे करना है, साथ साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे करना है। 5 साल के लिए उधारी पे पैसा लिया तो 5 साल तक ब्याज तो दोगे, 5 साल के बाद प्रिंसिपल अमाउंट भी तो रिटर्न करना है। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो आपको कैलकुलेट करने में मदद करती है कि कंपनी इंटरेस्ट तो कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो ठीक है, बट क्या वो अपना प्रिंसिपल कंपोनेंट भी रीपे कर पाएगी। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है, जो आपको यहां पे याद करके जाना है, ठीक है। चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट, जो कि है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, दैट इज EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, या तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप इसको कह सकते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि ये हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, ठीक है।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर डिसीजन कैसे लिया जाता है। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपने कैलकुलेट किया वो आपकी इंटरेस्ट परसेंटेज से ज्यादा है तो ज्यादा डेट ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो फंड्स बोरो करने जा रही हूं, मैं जो यहाँ पे डेट कैपिटल रेस करने जा रही हूं, उसके ऊपर मुझे 8% इंटरेस्ट देना है। मैंने जब मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया तो वो आया 11%। मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डेट परसेंटेज से, मतलब डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है उससे ज्यादा है, तो आप यहां पे डेट ले सकते हो। बट अगर वाइस वर्सा सिनेरियो हो गया, वाइस वर्सा केस हो गया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट से कम है, मत इंक्लूड करो बोरोड फंड्स या कम इंक्लूड करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट, राइट। बेटा कॉस्ट ऑफ डेट यहां पे क्या होता है, तो ऑलवेज द इंटरेस्ट पेड ऑन डेट। देखिए बेटा काफी बार कुछ एरियाज में डेट चीपर अवेलेबल होता है, 6% 7% पे अगर डेट अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट पे करके अगर डेट इजीली अवेलेबल है तो डेट बिल्कुल चूज करो। बट अगर वही डेट के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, 14%, 16%, 18%, तो भाई बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है डेट के ऊपर इंटरेस्ट का, कम इंक्लूड करो, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द टैक्स रेट। अब देखिए बेटा टैक्स रेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो इनडायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है। होता क्या है, तो जो आप डेट लेते हो, जो आप लोन लेते हो या बोरोड फंड्स लेते हो, उसके ऊपर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स में एग्जेम्प्टेड होता है, उसके ऊपर टैक्स पे आपको नहीं करना पड़ता है, वो टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो जब टैक्स रेट ज्यादा होता है ना, जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है, तो ऐसे केस में लोग ज्यादा लोन डेट लेना शुरू करते हैं, क्योंकि वो उनके टैक्सेबल इनकम से कम होते जाएगा और उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। बट वही अगर टैक्स रेट कम है तो मुझे डेट लेकर यहां पे टैक्स बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि टैक्स रेट एंड डेट हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप अगेन। ठीक है, टैक्स रेट ज्यादा होगा तो लोग ज्यादा डेट लेंगे, सो दैट उनका जो इंटरेस्ट पे हो रहा है वो टैक्स में से एग्जेम्प्टेड हो जाए, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगेन ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अगर डेट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड करने से जो आपका अर्निंग पर शेयर है, जो आपके शेयर होल्डर्स का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब शेयर होल्डर्स का बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, वो यहाँ पे गेन कर रही है, तो यस आपको डेट को इंक्लूड करना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि भाई मैं डेट लेती हूं तो ईपीएस कितना चेंज होता है, डेट नहीं लेती हूं तो ईपीएस कितना आता है। तो मैं कहती हूं कि भाई मैंने अगर डेट लिया तो ईपीएस बढ़ जाएगा, डेट नहीं लिया तो ईपीएस कम हो जाएगा, तो मुझे डेट लेना चाहिए। ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। अब देखिए बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। मतलब क्या है, आज मान के चलिए कि आपको यहां पे फंड्स रेज करना है वाया इक्विटी शेयर्स, तो बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, बैंकर अपॉइंट करना है, ब्रोकर अपॉइंट करना है, अंडरराइटर अपॉइंट करना है, उनको ब्रोकरेज और कमीशन आपको देने हैं। तो यहां पे इक्विटी से पैसा लाने के लिए प्रोसेस भी लंबा चौड़ा है और खर्चा भी बहुत ज्यादा है। वहीं अगर आप बैंक से फंड्स बोरो करते हो तो कंपेरेटिवली ना आपको बैंकर चाहिए, ना ब्रोकर चाहिए, ना अंडरराइटर चाहिए, तो कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। तो ये भी बेटा चेक करना चाहिए कि मैं अगर इक्विटी से पैसा लाता हूं या लाती हूं तो उसमें मेरा खर्चा कितना हो रहा है, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से डेट से पैसा लाता हूं तो कितना खर्चा होता है। अब डेट में डिबेंचर से लाओगे तो अगेन खर्चा ज्यादा ही है, क्योंकि इसका भी प्रोसेस लंबा चौड़ा है। तो बैंक से लोगे तो और सस्ता पड़ेगा। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, कि जो भी चीज से आप पैसा रेज कर चाहते हो वहां पे आपका कितना कॉस्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट फैक्टर क्या है, तो दैट इज द रिस्क कंसिडरेशन। अनडाउटेडली डेट में रिस्क ज्यादा है। देखो बेटा इक्विटी फंड्स का तो एक कायदा है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं देना है, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो।
अगर आप डेट की बात करो, डेट कोई भी सोर्स से लेकर आओ, डिबेंचर्स हो, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, कोई भी सोर्स से डेट लेकर आओ, प्रॉफिट हो ना हो, इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी मैंडेटरी है। तो इसमें रिस्क ज्यादा है, तो ये भी ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो हर एक कंपनी की एक बोरोइंग की कैपेसिटी होती है। मैं जितना चाहूं उतना बोरो नहीं कर सकती मेरे दोस्त। मैं चाहती हूं कि मैं ना 5,000 करोड़ बोरो करूं, नहीं कर सकती हूं। हर एक कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी होती है, या तो आप कह सकते हो एक बोरोइंग लिमिट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलो हमारी बोरोइंग लिमिट है 50 करोड़ रुपीस। अब पूरा का पूरा 50 करोड़ रुपीस अगर आज मैं बोरो कर लेती हूं, तो फ्यूचर में क्या मैं एडिशनल फंड्स बोरो कर पाऊंगी अगर जरूरत पड़ी, इमरजेंसी आई तो? नहीं। तो हमेशा कंपनीज क्या सोचती है कि जितनी आपकी लिमिट है ना, पूरा का पूरा आप डेट से बोरो मत करो, थोड़ा सा रहने दो। मान के चलो कि 50 करोड़ मेरी लिमिट है, तो उसमें से मैं 30 करोड़ बोरो कर रही हूं, तो 20 करोड़ अभी भी लेफ्ट है। ये मैं तभी बोरो कर सकती हूं जब मुझे, अगर मान के चलो कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी सडन क्राइसिस आते हैं, तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूं, तभी बोरो कर सकती हूं। तो कोई भी कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, अपनी पूरी बोरोइंग लिमिट जितनी भी उनकी है, टोटल बोरोइंग्स नहीं करती है, थोड़ा अमाउंट रहने देती है, सो दैट इन फ्यूचर इन केस ऑफ इमरजेंसी क्राइसिस वो इसको इस्तेमाल कर सके। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज कंट्रोल। अब देखो बेटा, अगर आप इक्विटी से ज्यादा पैसा लोगे, आप सोचोगे कि हाँ बाबा डेट में रिस्क है, इक्विटी में कम रिस्क है, तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा पैसा हम इक्विटी से लेकर आए। जितना ज्यादा इक्विटी से पैसा लाओगे, उतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे उतना उनका कंट्रोल कम 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 होते जाएगा। इसको हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। शेयर होल्डर्स ज्यादा तो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल यहां पे ज्यादा। तो ऐसे केसेस में आपको याद रखना है कि बाबा मैं ऐसा काम ना करूं, ज्यादा शेयर होल्डर्स में ना लेकर आओ, क्योंकि इससे भी मेरे शेयर होल्डर्स का कंट्रोल कम होके उनका यहां पे नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में भी हम डेट को इंक्लूड करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, दैट इज रेगुलेटरी फ्रेम। कुछ ऐसे यहाँ पे कायदे हैं लेड डाउन बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपको कहता है कि बाबा इससे ज्यादा डेट परसेंटेज नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा इक्विटी परसेंटेज हो सकता है, मिनिमम इतना डेट होना चाहिए। ऐसे जो भी कायदे हैं जो आपके ऊपर लागू होते हैं उसको तो फॉलो करना ही है। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज स्टॉक मार्केट कंडीशन। देखिए बेटा, हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में मंदी है, स्टॉक मार्केट में तेजी है, मतलब क्या? जब आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होती है, जब लोगों के पास इनकम होती है, जब यहाँ पे सारी चीजें अच्छे से चल रही होती है, लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे केस में अगर आपने शेयर्स इश्यू भी किए तो लोग उसको परचेस कर लेंगे। बट जब मंदी चल रही है, क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग अपनी सिक्योरिटीज बेचने पे लगे पड़े हैं, ऐसे टाइम पे तो तुम शेयर से पैसा ला ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि शेयर बेचोगे तो भी खरीदेगा कौन। इसीलिए ऐसे टाइम पे फिर हम डेट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, डेट के द्वारा यहाँ पे फंड्स को रेज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर्स ऑफ अदर कंपनीज। काफी बार जो यहाँ पे रेप्यूटेड कंपनीज होती है, जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, जो अच्छे से काम कर रहे होते हैं, हम उनको भी फॉलो करके यहाँ पे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि है आपके फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है? जो भी अमाउंट ऑफ मनी आप फिक्स एसेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हो उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल, या तो इसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। तो लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्सचर्स है, ये सब एग्जांपल्स ऑफ फिक्स एसेट्स है जिनके ऊपर जो भी पैसा आप लगाते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको कहते हैं फिक्स कैपिटल। तो कब एक कंपनी को फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए, कब कम चाहिए, ये कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ बिजनेस। आप काम क्या करते हो? अगर आप एक होलसेलर हो, एक रिटेलर हो, तो आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा कंपेयर टू अ मैन्युफैक्चरर, क्योंकि मैन्युफैक्चरर
लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, फिक्सचर चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। अब रिटेलर है, उसकी एक छोटी सी दुकान हो सकती है जिसमें बेसिक फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, तो फिक्स कैपिटल अमाउंट कम लगेगा। तो काम क्या करते हो, राइट? वहीं अगर मान के चलो सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आपको और कम फिक्स कैपिटल लगेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्या लेवल पे बिजनेस कर रहे हो। देखो बेटा, एक होता है कि आप बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हो, बहुत सारे ब्रांचेस है, ऑल इंडिया लेवल पे आपका सप्लाई है, तो जाहिर सी बात है भाई, इतने बड़े स्केल पे बिजनेस करोगे तो ज्यादा फिक्स एसेट्स लगेंगे, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। एक होता है कि छोटी सी दुकान है आपकी, छोटे से एरिया लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हो, बस उसी एरिया में आप सप्लाई कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, तो दैट इज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। ये देखो बेटा, जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली दो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन है, एक कैपिटल इंटेंसिव, दूसरी लेबर इंटेंसिव। अगर मैं यहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करूं तो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब होता है जब आप यहां पे मशीनरी का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन एक्टिविटीज को कर रहे हो, तो मशीनरी ज्यादा, टेक्नोलॉजी ज्यादा, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा। दूसरा, अगर आप लेबर इंटेंसिव मतलब लेबरर्स का इस्तेमाल करके अगर प्रोडक्शन एक्टिविटीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली मशीनरी की रिक्वायरमेंट हो गई, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी, राइट? नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए बेटा, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है ना, जैसे लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट लैपटॉप, वो ज्यादा महंगा होता है। तो अगर मैं कहती हूं कि भाई मैं जो भी प्रोडक्शन करूंगी उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज करूंगी, मुझे लेटेस्ट अपग्रेडेड अपडेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए, तो यस, उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। बट आप कहते हो नहीं भाई, थोड़ी सी आउटडेटेड ऐसे पुरानी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी चल जाएगी, तो उसमें पैसा कम लगेगा। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। एक कोई भी कंपनी है जो कहती है मैं ग्रो करना चाहता हूं, मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं, तो ऐसे केस में उनको ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ज्यादा फैक्ट्रीज लगेगी, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। हम कहते हैं कि नहीं, फिलहाल हम जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं काफी है, बाद में सोचेंगे आगे का, तो ऐसे केस में कम फिक्स कैपिटल लगेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। फिर डाइवर्सिफिकेशन में जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब अनेक वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाना, मैं सोप भी बनाती हूं, मैं फूड आइटम्स भी बनाती हूं, मैं कॉस्मेटिक्स भी बनाती हूं, मैं परफ्यूम्स भी बनाती हूं, मैं जूते भी बनाती हूं, मैं जीन्स भी बनाती हूं, मैं शर्ट्स भी बनाती हूं। तो इतनी सारी चीजें बनाने के लिए इतनी सारी फैक्ट्रीज, इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतनी सारी मशीन्स, इतनी सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। एक ही प्रोडक्ट बना रहे हो तो नहीं चाहिए, तो फिक्स कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। देखिए बेटा, बहुत बार ऐसे होता है कि हम कोई चीज को खरीदते हैं, जैसे आज के तारीख में हमें कोई एक एक्सपेंसिव मोबाइल खरीदना है, तो ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है कि एक साथ आपको पूरा अमाउंट पे नहीं करना है, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में आपको पे करना है। तो ऐसे केस में जो आपकी मंथली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल है, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक साथ आपको पूरा पैसा पे नहीं करना है, थोड़ा करके आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स पे पे करना है। वही मान के चलो लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पे आपको लैंड को खरीदना नहीं है, आप उसको 5 साल 10 साल के लिए लीज पे ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाई, लैंड को खरीदने के लिए जितना पैसा जाएगा उससे कई गुना ज्यादा उसको लीज करने में कम जाएगा, राइट? तो कम पैसा या कम फिक्स कैपिटल आपको लगेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द लेवल ऑफ कोलैबोरेशन या तो जॉइंट वेंचर्स। से लेवल ऑफ कोलैबोरेशन क्या होता है, एक बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए कि एक लैंड है, लैंड की कीमत है यहाँ पे 10 करोड़ रुपीस, ठीक है? अब ये लैंड तो मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है, बट हो सकता है कि पूरे के पूरे लैंड की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम दो दोस्त हैं, हम दोनों को लैंड की जरूरत है, बट दोनों को पूरा लैंड नहीं चाहिए, तो हम दोनों जन मिलकर इस लैंड को यहाँ पे खरीद लेते हैं। एक का नाम ए दे रही हूं, एक का नाम बी, राइट? 10 करोड़ की जमीन है, दोनों मिलकर इसको परचेस कर रही है, तो हो सकता है कि ये यहाँ पे 5 करोड़ दे रहा है, बी भी यहाँ पे 5 करोड़ दे रहा है, तो पर पर्सन तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया ना। अकेला ए अगर इस लैंड को खरीदता तो 10 करोड़ लगते, अकेला बी अगर इस लैंड को खरीदता तो भी 10 करोड़ लगते। तो जब भी हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी के साथ मिलकर, किसी के साथ जुड़कर, किसी के साथ ज्वाइंट होकर करते हैं, तो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट
रेड्यूस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक बेटा यहां पे क्या है, तो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले अगर मैं यहां पे वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो पहले वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। बेटा देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब बेसिक है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी आपके करंट एसेट्स है उसमें से अगर आप करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो जो अमाउंट आपको मिलेगा दैट विल बी योर वर्किंग कैपिटल। अब एक बार फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स समझ गए ना, तो वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स काफी इजियर टू अंडरस्टैंड हो जाता है। भाई वर्किंग कैपिटल को कौन से फैक्टर्स है जो उनकी रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, कब वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, कब वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। जैसे मैंने कहा था, सबसे पहले जो अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ बिजनेस, कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो। अगर आप यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, गुड्स में डील कर रहे हो, तो यस उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे चाहिए। वहीं अगर आप एक सर्विस इंडस्ट्री में डील करते हो ना बेटा, तो कंपेरेटिवली जो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर है स्केल ऑफ ऑपरेशन। बड़े लेवल पे बिजनेस करोगे, लार्ज स्केल पे बिजनेस करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। कम प्रोडक्शन करना है, थोड़ा सा ही बनाना है, बस एक एरिया लेवल पे बिजनेस करना है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट दैट इज अ बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन क्या होता है? हम जैसे सुनते हैं ना, मार्केट में मंदी चल रही है, मार्केट में बढ़िया सब चल रहा है, सब अच्छे से बिक रहा है। बिजनेस जो है वहां पे डिफरेंट फेजेस और दौर से गुजरता है। ये जो डिफरेंट फेजेस है इसको हम कहते हैं द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। काफी बार हमारी जो बिजनेस की इकोनॉमी होती है या इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री होती है वो पीक पे होती है, सब अच्छा चल रहा है, बहुत डिमांड है, बहुत इनकम है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, तो ऐसे केस में डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा करना है, सप्लाई ज्यादा करना है तो बनाना ज्यादा है, ज्यादा बनाना है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। बट वही अगर डिप्रेशन में इकोनॉमी है, रिसेशन में इकोनॉमी है, मंदी चल रही है, तो इसी केस में लोगों की नौकरियां जाना, लोगों की इनकम रिड्यूस हो जाना, ऐसी चीजें हो जाती है। तो इस केस में लोगों के पास पैसे नहीं है तो डिमांड कहां से तो करेंगे, तो डिमांड कम हो गई तो सप्लाई कम करना पड़ा, तो बनाओगे भी कम, तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, तो सीजनल फैक्टर्स। कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सीजनल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे बारिश की सीजन आ जाएगी तो प्रोडक्ट्स जैसे अम्ब्रेलास है, रेनकोट्स है, विंड शीटर्स है, रेनी फुटवेयर्स है, ये प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो रेनी सीजन में इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली जो कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज है, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट ज्यादा बना के ज्यादा सप्लाई करना है। जैसे सीजन खत्म हो जाएगी, ठंडी की सीजन यहाँ पे आ जाएगी, इमीडिएटली इनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा या रुक जाएगा, तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल। देखिए बेटा, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत क्विकली बन जाता है कि बाबा आज बनाने लिया, एक दिन में ये तैयार होके फाइनल प्रोडक्ट बन गया। कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको बारीकी की जरूरत होती है, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे जो एक्सपेंसिव कार्स होते हैं, जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लेबर आवर्स जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है। राइट, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज क्रेडिट अलाउड। देखिए, क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है, जैसे होलसेलर्स जो है ना, होलसेलर्स ज्यादातर रिटेलर्स को जो भी गुड्स यहाँ पे सेल करते हैं क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे करते हैं। तो वैसे केस में मान के चलो मैं एक होलसेलर हूं, रिटेलर आया, मैंने उसको सामान तो बेच दिया बट वो उधारी पे लेके गया, अब मुझे तो मेरा स्टॉक मेंटेन करना है ना, मुझे तो मेरे प्रोड्यूसर को पैसा देना है ना, तो मुझे ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा।
वही अगर कोई एक ऐसा यहाँ पे रिटेलर है या बिजनेस है जो सिर्फ कैश सेल्स करता है, ये सामान बेचा, ये पैसा आया, सामने वाले को चुका दिया, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेडिट अवेल्ड। ये देखो, क्रेडिट अलाउड मतलब आप उधारी पे दे रहे हो, क्रेडिट अवेल्ड मतलब आपको उधारी पे सामान मिल रहा है। तो मान के चलो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरा एक सप्लायर है जिससे मैं यहाँ पे रॉ मटेरियल को परचेस करती हूँ। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरा एक सप्लायर है जिससे मैं रॉ मटेरियल को परचेस कर रही हूं। तो ऐसे केस में वो मुझे यहाँ पे क्रेडिट पे, उधारी पे रॉ मटेरियल दे देता है। मैंने उसको बोला, देख भाई प्रोडक्शन हो जाएगा, धीरे धीरे मैं बेचना चालू करूंगी, तेरा पैसा चुकाना चालू करूंगी। तो ऐसे केस में एडिशनल पैसा मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि उधारी सामान मिल गया है, जैसे पैसा आएगा मैं उसको चुका दूंगी। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। बट अगर मुझे उधारी पे नहीं मिलता, मुझे तभी के तभी पैसे देना है, पैसा अरेंज करना है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको कैसे आप एफिशिएंटली विदाउट वेस्टेज इस्तेमाल कर रहे हो। अगर प्रोडक्शन के दौरान आप यहां पे रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हो तो आपको कम आउटपुट बनाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, या मैं कह सकती हूं ज्यादा रिसोर्सेज में आप यहां पे कम प्रोडक्ट या आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। तो इस केस में आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो है कम है, तो रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे कम प्रोड्यूस बनाने के लिए, तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल नीड भी बढ़ जाएगी। बट वहीं अगर आप एफिशिएंट हो, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करते हो, कम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट बना पाते हो, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पे लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन की बात करूं ना, तो ये कैसे इफेक्ट करता है, बेसिक लॉजिक बताती हूं। अब जैसे कोक है, पेप्सी है, या ब्रिटानिया के जो ग्लूकोज बिस्किट है और पार्ले के जो ग्लूकोज बिस्किट है, ये एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे ब्रांड्स की चाय पत्ती मिलती है, बहुत सारे ब्रांड्स का नमक मिलता है, बहुत सारे ब्रांड्स का ऑयल या घी अवेलेबल है, मिल्क अवेलेबल है, एंड सो ऑन। अब ऐसे केस में हमें पता है कि मान के चलिए हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, शॉर्टेज में है, तो कस्टमर रुकने नहीं वाला मेरे प्रोडक्ट के लिए, जो अवेलेबल है वो उठा के लेके आएगा। सही कह रही हूं, एक एग्जांपल देती हूं। हमारे एरिया में बीच में अमूल का जो सप्लाई है, अमूल ब्रांड, उसका जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गया था। तो जनरली हमारे यहाँ पे जो मिल्क कंज्यूम होता है अमूल ब्रांड का होता है। अब कुछ दिनों के लिए नहीं था, तो ऐसा थोड़ी है कि मिल्क लाना बंद कर दिया। तो हमने क्या किया, अमूल के बदले जो ब्रांड अवेलेबल था, जैसे गोकुल अवेलेबल था, ठीक है, या मदर डेयरी अवेलेबल था, उसको परचेस करना चालू कर दिया। तो कंपनीज ये नहीं चाहेगी कि लोग उनको छोड़ के उनके कॉम्पिटिटर के ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स खरीदे। तो ऐसे केस में कंपटीशन जब भी हाई होता है, कंपनीज कोशिश करती है कि रेगुलर उनकी सप्लाई ऑफ गुड्स यहां पे हो, सो दैट वो कोई भी सेल्स का मौका ना छोड़े। इसके लिए ज्यादा प्रोडक्ट बना के स्टॉक में रखती है कि डिमांड सप्लाई मैच कर सके। ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, स्टॉक में रखना है, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्या है, तो दैट इज इन्फ्लेशन। अब देखिए बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। महंगाई बढ़ी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। लेबर बोलेगा मेरे को वेजेस ज्यादा दो, कैपिटल बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा दो, रॉ मटेरियल का भी खर्चा बढ़ गया, बिजली के भी दाम बढ़ गए, तो आपका कॉस्ट बढ़ा, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी बढ़ेगी। क्योंकि जो चीज पहले 100 में आती थी अब 120 में आ रही है, तो पैसा तो ज्यादा ही चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगेन बेटा, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, तो आपको ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा यहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इसी के साथ चैप्टर तो बिल्कुल खत्म होता है, बट चैप्टर के साथ साथ उसके क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी होते हैं, सो दैट हमें पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और साथ ही साथ क्या ये चैप्टर पल्ले पड़ा या फिर नहीं पड़ा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट डैश। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन यहां पे पर्पस है, एम क्या है,
रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स प्रोक्योर्ड, हाँ भाई एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कीपिंग द रिस्क अंडर कंट्रोल, हाँ भाई यहाँ पे आपको रिस्क को कंट्रोल में रखना है, ऐसे नहीं कि पैसे उधारी पे लेते गए और कंपनी डुबा दी। थर्ड क्या है, अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो ये तीनों एक तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम है और इसीलिए मैं कहूंगी ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? तो मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, हाँ भाई वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट, इसी को तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट कहता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये तीनों में शेयर होल्डर्स बेनिफिट है, तो यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चाहिए होता है कि शेयर होल्डर्स गेन करें, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, तो इट इज ऑल ऑफ द अबव। देखो बेटा वेल्थ मैक्सिमाइज करने के तरीके अनेक है, बट एंड में कोई भी डिसीजन लेने के पहले यही देखना है कि शेयर होल्डर्स इससे गेन कर रहे, बेनिफिट कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज डैश। तो फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लान मैनेजमेंट है, सेम एज फाइनेंसिंग डिसीजन है, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए बेटा जब भी मैं यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहती हूं ना, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। जैसे मैंने कहा इसमें एक्विजिशन ऑफ फंड्स, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सब कुछ यहां पे आ जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये बस इसका एक पार्ट है, इसका एक हिस्सा है, राइट? तो मैं कह सकती हूं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। या फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉड टर्म है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक नैरो टर्म है, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ग्रोथ, परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना पैसा मुझे चाहिए, कितने पैसे की मुझे जरूरत है, ये चेक करना, ये कौन करता है? तो भाई ये तो एक ही कंसेप्ट करता है, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, क्या हमें करना है आगे जाके, कितने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अकॉर्डिंगली मुझे कितना पैसा चाहिए, सो दैट मैं उसी के मुताबिक पैसा यहां पे रेज कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन द ईपीएस फॉल्स विद द इंक्रीज यूज ऑफ डेट, इसका मतलब क्या है? तो जैसे मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे मैं डेट को इंक्रीज करती हूं, मेरा जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वो रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आरओआई इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, आरओआई इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेट, या द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन आरओआई। देखो बेटा अगर डेट इंक्लूड करने से ईपीएस बढ़ता ना, तो मैं खुशी खुशी डेट को इंक्लूड करती, बट ये सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब डेट को इंक्लूड करने से यहां पे जो मेरा आरओआई है इट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट, तभी ये नेगेटिव सिचुएशन होती है। जब आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डेट या इंटरेस्ट पेड ऑन डेट, तभी ये नेगेटिव सिचुएशन होती है कि शेयर होल्डर्स का बेनिफिट डिक्रीज होता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ कंपनी शुड नॉट इश्यू डेट कैपिटल? इनमें से कौन से सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी को डेट नहीं लेना चाहिए? कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रांग है, अरे कैश फ्लो स्ट्रांग है तो डेट बिंदास लो ना, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी है। रेट ऑफ टैक्स कम है, भाई रेट ऑफ टैक्स कम है तो इक्विटी क्यों नहीं? डेट में फायदा क्या है? तो रेट ऑफ टैक्स ज्यादा है तो डेट लेने से फायदा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट आप डेट पे करोगे वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो टैक्स कम देना पड़ेगा। बट टैक्स अगर कम है तो डेट बर्डन क्यों? ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है, तो डेट का कॉस्ट से कब ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हेन द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज हाई, मतलब आप इंटरेस्ट इजीली रीपे कर पाओगे। तो एक ही फैक्टर है जो डेट के साथ मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ फिक्स कैपिटल? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है फिक्स कैपिटल को ध्यान में रखते हुए? सब है इट अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी। यस भाई, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट
फ्लक्चुएट करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है, यस फिक्स एसेट्स में ज्यादा पैसा जाता है, ज्यादा फंड्स इन्वॉल्व होता है, बिजनेस रिस्क इज लो, मेरे दोस्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो रिस्क लो कैसे हो सकता है? करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, रिस्क लो है? ऐसा नहीं होता है। लास्ट तो द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर इरिवर्सिबल। हाँ भाई, एक बार आपने फिक्स कैपिटल को लेकर कोई भी डिसीजन ले लिया फिर उसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज लाइकली टू बी हाई, राइट? कौन से कंडीशन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा लगेगा? तो जब रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, when the labor intensive production technique is used, when the level of collaboration is low, या when the growth prospects of the firm are low। अब growth prospects कम है, grow नहीं करना है, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। रॉ मटेरियल तो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड ही नहीं है, वो तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। लेबर इंटेंसिव यूज कर रहे हो, मशीनरी कम चाहिए, तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। पर कौन से केस में हाई है पूछा ना, तो बेटा जब कोलैबोरेशन का ऑप्शन नहीं है, जॉइंट वेंचर का ऑप्शन नहीं है, खुद अकेले उस फिक्स एसेट्स को खरीदना है, जैसे लैंड, अगर बी नहीं होता तो एक को अकेले खरीदना पड़ता, तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इज नॉट लाइकली टू बी लो व्हेन। अब इसका आंसर तो भाई आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओगे, तब तो पता चलेगा कि चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं, राइट? तो इनमें से कौन सी सिचुएशन में वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा? नॉट लाइकली टू बी लो मतलब ज्यादा लगेगा। सोच समझ के यहां पे जवाब जरूर देना, राइट? तो इसी के साथ जो मेरा यहाँ पे चैप्टर है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगेन बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर, तो नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल हम दोबारा मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिएगा, खूब जोरों शोरों में तैयारी करते रहिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पूछा था, उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोबारा बहुत ही जल्द हम जरूर मिलेंगे, पर तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।